Hello friends, my name is Vishal Gulia. This is my Master G Classes YouTube channel. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सीटेट का पेपर होने वाला है 5 जुलाई को और अभी तक कोई भी डेट एक्सटेंशन का नोटिस नहीं आया है। तो मैंने आप सभी के लिए एक सीटेट की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2011 से लेकर 2019 तक। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीटेट 2011 पेपर 2 के बारे में। तो चलो करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 2011 में पूछा गया था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, तो जरा ध्यान से देखें। ये देखिए, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 1:3। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन खुद ना खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 1:3। तो इसने क्या बोला कि लेंथ डिवाइडेड बाय पैरामीटर की जो रेशियो दी हुई है वो है 1:3 और हमें रेशियो किसकी निकालनी है? रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, और हमें फाइंड करना है लेंथ डिवाइडेड बाय ब्रेथ कितना होगा। तो L बाई बी फाइंड करना है और L बाई पैरामीटर दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ कि कोई भी एक रेक्टेंगल है और मुझे उसका पैरामीटर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? चारों साइड्स का सम कर दूंगा, राइट? तो ये लेंथ है तो ये भी L के बराबर होगा, ये B है तो क्या ये भी B के बराबर होगा? तो पैरामीटर किसके बराबर हुआ? L प्लस L प्लस B प्लस B। तो पैरामीटर हुआ मेरा 2L प्लस B। ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब आगे देखिए, अब मैं इस पैरामीटर की वैल्यू को यदि यहां पे पुट कर दूं, कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ये देखो, कर दिया मैंने पुट इसको। ठीक है, अब मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो 3L इज इक्वल टू 2L प्लस 2B आ जाएगा मेरे पास। यस और नो? बिल्कुल आएगा। अब ये देखिए, 3L माइनस 2L कितना होगा? L इज इक्वल टू 2B। तो अब मैं L डिवाइडेड बाई B करूंगा तो क्या मेरे पास 2:1 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आंसर है मेरा 2:1। इसमें कुछ मुश्किल था? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जो सीटेट पूछते हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। तो अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ये देखिए, A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A डॉट B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो मुझे आंसर निकालना है कि 5 स्टार टू डॉट 25 की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे एक बात बताइए, जब ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि A स्टार B है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर, तो क्या 5 को आप A मान लो और 2 को आप B मान लो, तो क्या इसे सोल्व नहीं कर सकते? क्या आराम से कर सकते हो। तो ये देखिए, 5 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन होगा। डॉट 25, तो डॉट अप्लाई करने से पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 29 डॉट 25। अब 29 डॉट 25 को कैसे सोल्व करेंगे? अब इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसमें ये आइडेंटिटी पुट कर दी मैंने। तो 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो क्या मैं 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा? तो यहां पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यस और नो? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो 29 माइनस 25 तो आ जाएगा 4 और 29 प्लस 25 कितना आएगा बताओ? 54। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करा दो, 4 चौक 16,
4 5 20 और 1 21, तो 216 आंसर आ गया नहीं आ गया मेरा? तो ये मेरा होगा आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ था। ठीक है, तो फ्री के नंबर मिल रहे हैं भाई, ले लो उनको। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा मुझे ये बताओ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है मेरे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे मेरे क्या हैं? ये है मेरे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, क्या आप इन ऑप्शंस में वैल्यू पुट करके ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा गलत है? सिर्फ मुझे ये पूछना आपसे, क्या आप ये चीज बता सकते हो या नहीं? क्या ये आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो या नहीं? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं है, ये है मेरे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, ये है एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जिसमें दिमाग होगा, जिसको मैथ भी नहीं आता होगा ना, वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकता है। बस ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कोई भी 3 नेचुरल नंबर लेता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि 3 6 एंड 9। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या मैं इनमें वैल्यू पुट करके देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकता हूं। ये देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन बी विच इज इक्वल टू 6। ये होगा या नहीं होगा मुझे ये बताओ। तो 81 माइनस 9 ग्रेटर देन 6 होगा? बिल्कुल होगा। तो मतलब ये तो सही ऑप्शन लग रहा है मुझे। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं अभी। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ऐसा हो सकता है? ये तो नहीं है। ठीक है, तीसरे वाला देखते हैं। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, तो ये भी अभी सोल्व करके देखते हैं इसको। तो 81 माइनस 9 लेस देन 36, क्या ऐसा है? ये भी नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब ये बताओ मुझे, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये 3 का स्क्वायर के बराबर है? ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचा जो सही है? ए। तो इसमें क्या मुश्किल था? बड़े ही आसान क्वेश्चन है भाई, नंबर बट रहे हैं, ले लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोलता है कि बाय 3 गेट 1 फ्री। ठीक है, ध्यान से देखिए, बाय 3 गेट 1 फ्री। अभी कोई दुकानदार आपको एक पेन देता है और उस पेन की जो अमाउंट है वो है एक्स अमाउंट। कितनी अमाउंट है? एक्स अमाउंट, और वी कैन से एक्स रुपीज। ठीक है, तो वो बोलता है आपको कि बाय 3 पेन लो और एक फ्री में दे दूंगा। तो वो कितने % आपको डिस्काउंट दे रहा है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये कॉमन सेंस है या नहीं है? बिल्कुल। कैसे? अभी 4 पेन की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 4x, राइट। और आपको वो कितने में दे रहा है? बाय 3 गेट 1 फ्री। एक तो फ्री में मिल रहा है, सिर्फ 3 की कॉस्ट लगेगी, तो आपको मिल रहा है वो चीज 3x में। तो जो 4x की चीज है वो आपको कितने में मिली? 3x में। तो फायदा कितने का हुआ? 4x माइनस 3x। और कितने के ऊपर हुआ? 4 पेन के ऊपर हुआ, तो 4x इंटू 100। 100 क्यों लगाया मैंने? परसेंटेज निकालने के लिए। तो 4x माइनस 3x की वैल्यू क्या आ गई? x डिवाइडेड बाई 4x इंटू 100। x से x कट गया, 4 से 100 कट गया, आ गया 25। तो 25% आंसर होगा या नहीं होगा? देखो इसमें कुछ भी नहीं था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, कोई भी कर सकता है। तो ये ना बोले कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आता, हमारा मैथमेटिक्स का बेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखो आगे हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि कोई भी बंदा सोल्व कर सकता है उसे आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। ये देखो, इसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने। तो क्या हमें बचपन में नहीं सिखाया कि +√3 - √3
क्या हो जाता है, कट जाएगा एक दूसरे से, और √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, डबल ऑफ √2। तो आंसर क्या होगा मेरा, आंसर होगा सी, है ना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि व्हेन रिकास्ट द रेडियस ऑफ एन आयरन रोड इज मेड 1/4। तो ये कहता है कि पहले एक आयरन की एक रोड थी मेरे पास। आयरन की जो रोड होती है वो सिलेंडर टाइप की होती है, ये हम सभी को पता है, ठीक है। घर पे देखी होगी ना आयरन की रोड कैसी होती है, सिलेंडर की तरह होती है। तो उसकी एक तो हाइट होगी, उसकी एक तो हाइट होगी, और एक मेरे पास उसका रेडियस होगा। यस और नो, बिल्कुल होगा। तो इसने बोला कि इसको रिकास्ट किया, इसको रिकास्ट कर दिया किसी और फॉर्म में, तो इसकी जो रेडियस पहले r थी वो r/4 हो गई अब मेरी, और उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहा। तो जो पहले वॉल्यूम था वो है πr²h, ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम जो है वो अभी भी कितना है, वो है πr²h ही है अभी भी वॉल्यूम, क्योंकि इसने बोला हुआ ना वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो पहले वॉल्यूम πr²h था, तो अभी भी πr²h ही होगा। तो उसने बोला है कि उसकी नई लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो अब जो ये रिकास्ट हुआ, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, πr डैश का स्क्वायर इंटू h डैश, h है न्यू लेंथ और r है न्यू रेडियस, और इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, जो पहले वॉल्यूम थी उसी के बराबर है। मैंने क्या किया, बस इक्वेट किया दोनों को, तो पाई से पाई कट गया, r डैश की वैल्यू क्या है r/4, तो r²/16 हो गया, h डैश इज इक्वल टू r² इंटू h, r² से r² कट गया, तो जो नई लेंथ है h डैश वो कितने के बराबर आई, 16 इंटू h, तो 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस लेंथ, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। इसमें क्या मुश्किल था ये और बताओ, क्या हमें ये नहीं पता था कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h होता है, बिल्कुल पता था, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो याद होगा ही सबको, 5th और 6th क्लास में हम पढ़ते थे, है ना। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, अपनी स्पीड को बढ़ाइए और क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ध्यान से देखो, 547,527 डिवाइडेड बाई 82। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी, बट अभी गिवन क्या है वो देखिए। गिवन है ये कि 547.527 डिवाइडेड बाय 0.0082, और इसकी वैल्यू है x, और पूछिए किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो क्या आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आई कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, दोनों में डेसिमल नंबर है ये, और ये विदाउट डेसिमल है। तो क्या बचपन में ये हमें सिखाया गया था कि डेसिमल को कैसे रिमूव करते हैं, बिल्कुल सिखाया गया था। ये देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 1000, राइट। और ऐसे ही क्या मैं इस 82 को क्या 82 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 10,000 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब 1000 से 10,000 कटेगा तो कितना आएगा, 10, और ये वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। और अभी जो वैल्यू निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, वैल्यू जो निकालनी है वो ये निकालनी है। तो 10 को मैं क्या करूंगा, उस साइड ले जाऊंगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x/10 वैल्यू आ गई या नहीं आ गई इसकी, तो x/10 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें क्या मुश्किल था, क्वेश्चन सारे आसान हैं, बस कॉमन सेंस और स्पीड चाहिए। और स्पीड कहां से आएगी, प्रैक्टिस, जो अब हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना क्वेश्चंस की, उसी से स्पीड आएगी। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 2011 से 2019 तक, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस 68600
68600 इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले उसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 4, 2 3 जा 6 0 0, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 1 7 1 4 7 2 1। सो ये क्या बचेगा यहाँ पे 1 0 10। ठीक है, तो ये आ गया मेरा। ठीक है, फिर ये 2 से कट जाएगा, तो ये कितने पे जाएगा? 2 8 16, 1 11, 2 पंजे 10, 1 15, 2 7 14, 1 2 पंजे 10। ठीक है, अभी ये किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5 पापा 25। क्या ये भी जाएगा 5 से? बिल्कुल जाएगा। 5 दिए 15, 2 21, 5 चौक 20, 1 15, 5 दिए 15। इतना समझ आ रहा है? यस और नो, मुझे सिर्फ ये बताओ, इतना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आएगा समझ में, मैं करा रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा, डोंट वरी। तो अब ये बताओ 3 4 3 ये किससे डिवाइड होगा? तो ये देखो, क्या ये 7 से डिवाइड होने वाला है? बताओ मुझे। तो 7 चौक 28, तो कितने बचे? बिल्कुल जाएगा। तो 7 चौक 28, 34 माइनस 28 कितना हो गया मेरे पास? 6, तो ये बना 63। तो 7 इंटू 9 कितना होगा? 7 निम 63। फिर ये 7 से जाएगा, 7 7 49। ठीक है, अभी मेरे पास एक आ गया, मैं रुक गया। तो क्या मैं इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूं कि 2 रेज पावर 3 ये वाली चीज, 7 रेज पावर 3 ये वाली चीज, और यहां पे बचा 5 का स्क्वायर। और अब इसको मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब। तो इसके जितने भी फैक्टर है उसके ऊपर क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। लेकिन 5 के ऊपर है? नहीं है। तो इसके ऊपर क्यूब लाने के लिए क्या मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आंसर हो गया मेरे पास 5। ठीक है, चलो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कुछ ऐसी एक लाइन दी हुई है BC, ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट A है मेरे पास जो इस BC लाइन से 4 किलोमीटर पे है, और ये पॉइंट है लेट अस सपोज Q, और इस CQ की जो लेंथ दी हुई है वो है 2 किलोमीटर। तो अभी क्वेश्चन बोलता है कि एक साइकिल वाला है जो इस C पॉइंट से स्टार्ट करता है और B की तरफ चल रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जो इस A पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, लेट अस से ये D डिस्टेंस है, और ये पॉइंट इस B पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे है। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? D। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि वो कितनी दूर चल चुका था। ठीक है, वो इस C पॉइंट से साइकिल वाला कितनी दूर तक चल चुका था। तो मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, A से इस BC पे ये एक परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और लेट अस सपोज कि ये 2 किलोमीटर यहां तक चल चुका था मेरा साइकिल वाला, और X आगे चल चुका था इस पॉइंट तक। तो ये जो डिस्टेंस है, बेस जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, वो X है। ठीक है, और ये हाइट जो है वो है 4 किलोमीटर, और हाइपोटेनस है मेरे पास D। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐसा लिख सकता हूं कि D स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर? बताओ मुझे, ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस ये D किसके बराबर है? तो ये पूरी लेंथ जो है वो दी हुई है 10 किलोमीटर। तो इस D की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? तो इस D की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2 माइनस x। ये वाली लेंथ माइनस कर दूंगा और ये x माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 8 माइनस एक्स। तो क्या मैं इस D की वैल्यू को इधर पुट कर सकता हूं? तो 8 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
तो 8 इंटू 8 64 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 16। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, 16x उधर गया तो ये प्लस हो गया। 64 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? तो 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 1 4, तो ये आ गया मेरे पास 16 3 48। तो x की वैल्यू 3 आ गई मेरे पास, तो x की वैल्यू 3 किलोमीटर आ गई मेरे पास। और वो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि वो C पॉइंट से उस पॉइंट तक कितना चल चुका होगा। तो 3 प्लस 2a और 3a तो कितना हो गया टोटल? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, ये चीज समझ आई। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बकवास कम करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। प्रैक्टिस हमें चाहिए क्योंकि पेपर बड़ा ही नजदीक है। तो बकवास कम, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दो कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं और किस तरीके से हम उन्हें सोल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 रेज पावर 2003 की जो वैल्यू होगी उसका यूनिट डिजिट निकालना है। उसका क्या निकालना है? उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, आप ध्यान से एक बात बताओ मुझे कि मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं, लेट अस से 15, और इस 15 को मैं स्क्वायर करता हूं, तो क्या इससे जो वैल्यू आएगी मेरे पास उसका जो यूनिट डिजिट होगा, क्या वो 5 स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वही होगा? बिल्कुल वही होगा। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और इसके यूनिट पे क्या आया? 5। ऐसे ही 15 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो भी उसके यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 5। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस में जब यूनिट डिजिट बोला हो तो आप क्या करिए, इस वाले टर्म का यूनिट डिजिट लीजिए। यूनिट डिजिट क्या है इसमें? 3। तो 3 रेज पावर 2003 की वैल्यू निकाल लीजिए और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट होगा 13 रेज पावर 2003 का। लेकिन अब इसका कैसे निकालें? तो ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बेस को पकड़िए और बेस को ऐसे करने लग जाइए। 3 रेज पावर 1 3, 3 रेज पावर 2 9, 3 रेज पावर 3 27, 3 रेज पावर 4 81, 3 रेज पावर 5 तो 3 एकम 3, 3 8 24। तो अब मुझे एक बात बताओ, 3 रेज पावर 6 कितना होगा? 3 3 9, 3 चौक 12, 3 9 6 1 7, ये होगा। तो ये देखिए यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। 3971, 39 फिर 7 आएगा फिर 1 आएगा, तो एक साइकिल बन गई मेरी। ठीक है, 4 नंबरों की साइकिल बन गई कि हर 4 के बाद 3971 रिपीट होगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 3 रेज पावर 2003 जो है, क्या इस 2003 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 500 प्लस 3? ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मुझे ये बताइए। बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये 4 इंटू 500 जो है प्लस 3 मैंने निकाला है ना, तो 3 क्या हुआ? ये रिमाइंडर था, मेरा रिमाइंडर था ये। कैसे? 2003 को मैंने 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर आएगा मेरे पास। तो 3 रेज पावर 3 जो होगा, ये वाली चीज, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट होगा 13 रेज पावर 2003 का। तो आंसर क्या हुआ मेरे पास? 7 आंसर होगा मेरा। तो एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये देखो, मैंने क्या किया, 3 रेज पावर 2003 की वैल्यू हमें निकालनी थी, उसका यूनिट डिजिट निकालना था। तो मैंने सबसे पहले देखा कि इसकी साइकिल कितने नंबर्स की है। तो यहां से मुझे पता लगा कि देखो 3 रेज पावर 1 3, 3 रेज पावर 2 9, 3 रेज पावर 3 27, 3 रेज पावर 4 81 और इनके यूनिट डिजिट लिए 3971। तो ये यूनिट डिजिट रिपीट होने लग गए आफ्टर एवरी 4th टर्म। तो इसकी साइकिल जो हुई वो हुई साइकिल ऑफ 4।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2003 को 4 से डिवाइड किया और इसका रिमाइंडर निकाला, और इसका रिमाइंडर कितना आया 3। और अब देखा कि अब क्या देखा मैंने, अब देखा कि 3 जो था उसका यूनिट डिजिट कितना था 7, तो इसका भी 7 ही होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इतना भी मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा रट्टा मारने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए, इसने क्या बोला कि एक स्क्वायर है मेरे पास, और उस स्क्वायर का एक डायगोनल पकड़ा और उस डायगोनल को पकड़ के उसको रोटेट कर दिया, तो उससे क्या बनेगा? कोन बनेगा, स्पिंडल बनेगा, सिलेंडर बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा, वो बताना है। तो इसको एक बार ध्यान से सोचो कि जब डायगोनल की तरफ से पकड़ के, डायगोनल की तरफ से पकड़ा उसको इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये डायगोनल है मेरा, ये डायगोनल है, इसकी तरफ पकड़ा और ऐसे घुमाया, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्या वो इक्वी डिस्टेंस घूमेगा हर लाइन से? ऐसे नहीं घूमेगा ऐसे, तो इसका मतलब सिलेंडर तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सिलेंडर को तो हटा दो ऑप्शन से। अब बात आती है कोन की। कोन तो कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके का कोन होता है कुछ इस तरीके से, तो वो भी मुझे नहीं लग रहा कि इससे कोन बनेगा। ट्रेपेजियम तो बिल्कुल नहीं बन सकता। तो क्या स्पिंडल बन सकता है? एक ही ऑप्शन रहता है मेरा बस, जो है स्पिंडल। तो स्पिंडल कुछ ऐसा ही होता है कि बीच में से भारी होता है और साइडों में से थोड़ा सा पतला होता है। तो इसी तरीके से जब मैं स्क्वायर को डायगोनल की तरफ से पकड़ के और ऐसे घुमाऊंगा तो ये बीच में से भारी हो जाएगा और साइडों में से पतला हो जाएगा, तो इसलिए ये स्पिंडल बोला जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस x यूनिट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड x यूनिट। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। ये देखो, एक ट्रायंगल है मेरे पास, उसका बेस दिया हुआ है x यूनिट, ठीक है, और इसका जो एरिया है, लेट अस सपोज कि इसका एरिया है हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट, ये हाइट h है, ठीक है। तो ये एरिया किसके इक्वल बताया इसने? स्क्वायर विद साइड x यूनिट। तो एक मैं स्क्वायर लूं x साइड का, तो उसका एरिया कितना हुआ? x स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही आंसर देते हैं सीटेट वाले, ध्यान से देखो। तो अब इसने पूछा क्या है कि एल्टीट्यूड कितनी होगी ट्रायंगल की, मतलब हाइट कितनी होगी। तो x से x कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो हो वो है h/2। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 2x। h की वैल्यू क्या आ गई? 2x। क्या था इस क्वेश्चन में? बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, ये तो आराम से हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप मैथ्स के। मैथ्स क्वेश्चन बड़ा ही आसान आता है सीटेट में। बस एक ध्यान रखना है आपको कि थोड़ा स्पीड से, और जो भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने अभी करा रहा हूं उनको प्रैक्टिस करें। मैं ये पीडीएफ जो होगा क्वेश्चंस की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि उन क्वेश्चंस को अभी लिखना मत कहीं पे भी, ठीक है। मैं आपको ये पीपीटी डाल दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस को देख सकें और उन्हें सोल्व कर सकें। और कभी भी आपको उन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिज्यूम करके या फिर पॉज करके उन्हें देख सकते हैं जिस तरीके से आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट अमंग 33 हाफ परसेंटेज 4/15 0.35। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूअस है इसके स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये देखिए, विच इज ग्रेटेस्ट अमंग 33.5 परसेंटेज, वन इज 4/15 एंड वन इज 0.35। तो ये कह रहा है कि कोई भी मैं एक x नंबर लेता हूं
और उस x को 4/15 करता हूं या फिर x इंटू 0.35 करता हूं या फिर उसका 33.5% लेता हूं, तो इनमें से कौन सा बड़ा नंबर होगा? तो मुझे एक बात बताओ, 33.5 ये होगा या नहीं होगा? 33.5 ऐसे बोल सकते हैं, तो इसको क्या मैं 33.5 भी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो 33.5 तो x राइट डिवाइडेड बाई 100, तो इस वाले की वैल्यू आ जाएगी ये मेरी, तो ये हो जाएगी 0.335x। ठीक है, इसी तरीके से 4/15x जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 4/15x कितने के बराबर होगा? ये होगा मेरा 0.266 करके इंटू एक्स। ऐसे 0.35 ये तो सिंपल है, 0.35 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा है बस इन तीनों में से कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन ये है बस, कितना आसान क्वेश्चन बताओ। इसमें से साफ साफ पता लग रहा है कि ये बड़ा है मेरा, तो 0.35 जो है वो बड़ा है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आती होगी वो बड़ी आसानी से कर देगा। देखो आपको यहां से देखते ही कुछ चमकेगा, ये देखिए, ये देखो, क्या आपको पता है कि x प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर होता है? सबको पता है, इसके बराबर होता है। क्या आपको यह भी पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बस ये दो प्रॉपर्टी ही इसमें लगेगी। कैसे लगेगी ये देखो, 25 माइनस कॉमन ले लिया मैंने इधर से, तो अंदर क्या बच जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं p प्लस क्यू का स्क्वायर, और इस 25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा x और ये वैल्यू हो जाएगी मेरी y, और मैं ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो लगा दूंगा इसमें। तो ये लगाऊंगा तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो हो जाएगा ये, और x माइनस वाई, x माइनस वाई हो जाएगा ये। तो क्या ये आंसर आ गया मेरे पास? तो इसका आंसर होगा ये वाला 5 प्लस पी प्लस क्यू, 5 माइनस पी माइनस क्यू। सो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आइडेंटिटी लगी है इसमें, तो इसमें कुछ भी बड़ा मुश्किल चीज नहीं थी। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये बड़े ही इजी क्वेश्चंस है। बस बीच बीच में एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से हार्ड होंगे, थोड़े से हार्ड होंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो जैसे कि मैं आपको करा रहा हूं इसी तरीके से। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो, ये अगेन एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो इसमें क्या बोला इसने, एक रेक्टेंगल थी मेरे पास, इस रेक्टेंगल को पहले हाफ में डिवाइड किया। ठीक है, तो नीचे कितना पोर्शन बच गया मेरे पास? हाफ पोर्शन बच गया। ऊपर भी कितना बच गया? हाफ पोर्शन बच गया। यस और नो? बिल्कुल। ठीक है, अभी ऊपर वाले पोर्शन को 3 इक्वल भागों में बांट दिया और 2 भाग को क्या कर दिया? शेडेड कर दिया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि ऊपर वाले पोर्शन में 2 पार्ट्स को मैंने शेडेड किया और एक पार्ट को व्हाइट छोड़ दिया, तो जो शेडेड वाला पार्ट है वो कितना है? शेडेड वाला पार्ट है मेरा 2, और टोटल पार्ट्स कितने इसमें? 3, तो 2/3 हो जाएगा मेरा शेडेड पार्ट। ऐसे ही नीचे में क्या किया? नीचे वाले को 4 इक्वल भागों में बांट दिया और सिर्फ 2 को शेडेड कर दिया। तो शेडेड वाले पोर्शन कितना था? 2, और टोटल कितना था? 4। ठीक है, अब इसने पूछा कि विच फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल द शेडेड पार्ट इज। तो हमने ये जो वैल्यू निकाली ये शेडेड पार्ट की ही वैल्यू है, तो बस इन दोनों को प्लस करना है आपको, प्लस हाफ इंटू 2/4। 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/4 आएगा।
तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7, 7/12। तो क्या 7/12 इसका आंसर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, ये अगेन एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप देख के हैरान हो जाओगे कि इतना आसान क्वेश्चन का सीटेट पूछ सकती है। बिल्कुल पूछ सकती है, सारे ही क्वेश्चन आसान होते हैं। बस आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। ये एक PQR एक ट्रायंगल दी हुई है और ये एक QS है मेरे पास, कुछ इस तरीके से कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है और ये एंगल है 54। तो मुझे ये x जो एंगल है वो निकालना है। तो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए कि ये 54 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये देखो, ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है? PS और SQ इक्वल है, तो क्या इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये 54 है तो ये भी 54 डिग्री ही होगा। और ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये कितना बचेगा? 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। तो आंसर है मेरा 36। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि 2x - 13, 2x - 11 और 2x - 9 एंड देन 2x - 7। इसने बोला कि ये चारों नंबर्स जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर्स हैं? ये पूछा कि प्राइम नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, ओड नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो हमें इस चीज का कैसे पता लगेगा वो ध्यान से देखो एक बार। हम क्या करते हैं कि कोई भी x वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो है 7, x की वैल्यू जो है वो है 7। तो 7 × 2 14 - 13 क्या आ जाएगा? 1। 7 × 2 14 - 11 क्या आएगा? 3। 2 × 7 14 - 9 कितना आएगा? 5। ऐसे ही 2 × 7 14 - 7 कितना आएगा? 7। तो ये 1 3 5 7 ये कौन से नंबर्स हैं? ये किस टाइप के नंबर है? 1 3 5 7 ये ओड नंबर्स है मेरे। इतना ही क्वेश्चन था, इससे ज्यादा बड़ा लेवल है ही नहीं सीटेट का भाई, बड़े आसान क्वेश्चन पूछता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये कह रहा है कि फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 57.12 परसेंटेज। तो परसेंटेज दिया हुआ है तो सबसे पहले तो 100 से डिवाइड कर दो। तो सिंपल इसकी वैल्यू पूछी है इसने, तो कैलकुलेशन है बस और कुछ भी नहीं है। नीचे 100 था, ऊपर पॉइंट को हटाया तो न्नीचे एक और 100 आ गया, तो ये क्या बन गया? 10,000 बन गया। अब इसको क्या करना है आपको? बस इसको काटते रहो ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे कटेंगे? दोनों 2 से कटेंगे। तो ये देखो, 2 दूनी 4, 1 17, 2 8 16, 1 11, 2 5 10, है ना? 1 12, 2 6 12। ऐसे ही यहाँ पे 2 5 10, यहाँ आ जाएगा 5000। ऐसे इसको फिर 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2500। और ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 1428। फिर इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 1250 मेरा। फिर इसको काटूंगा 2 से, 2 से 2 जा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, है ना? तो ऐसे ही मैं इसको 2 से ही कट करता रहूंगा। 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 3 जा 6, 1 11, 2 5 जा 10, 1 7, तो 357 डिवाइडेड बाय 625। सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो ऑफ द साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसने बोला कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई,
ए बी सी, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड है वो तीनों सेम होती है, ये हमें पता है। और इसने क्या बोला कि उस साइड डिवाइडेड बाय हाइट का रेशियो इसे चाहिए है। हाइट क्या होगी, लेट अस सपोज BC मेरा बेस है और मैंने A से एल्टीट्यूड डाल दिया BC पे, तो ये है मेरी हाइट। ये बात समझ आ गई, ये क्या होगी, मेरी हाइट होगी। तो मुझे एक चीज बताइए, मुझे बताइए कि इस ABD ट्रायंगल में क्या ये एंगल 90 डिग्री है? तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई। तो क्या इस ABD ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? तो h स्क्वायर प्लस ये कितना पार्ट होगा, ये होगा x/2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में A से कोई भी एल्टीट्यूड डालेंगे हम BC पे तो वो इक्वल डिस्टेंसेस में इस BC लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो मतलब BD भी उतना ही होगा और DC भी उतना ही होगा। तो ये x/2 होगा, तो ये भी x/2 होगा। तो h स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन x स्क्वायर। सो यहां से मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4। सो h की वैल्यू आएगी √3/2 इंटू x। और पूछा क्या है, x/h पूछा है। तो x/h पूछा है तो x/h इज इक्वल टू 2/√3। तो क्या ये मेरा आंसर होगा? बिल्कुल होगा। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसके लिए हमें सिर्फ दो बातों का पता होना चाहिए। कौन सी? एक तो ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी एल्टीट्यूड हम डालते हैं एक बेस के ऊपर तो वो उस बेस को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, पहली बात। दूसरी, हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो ये नंबरिंग थोड़ी सी पेपर से मैंने डायरेक्ट उठाए हैं ये क्वेश्चंस, तो इसके नंबरिंग पे ना जाए, बिकॉज इस वाली सीरीज में मैं आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पजल ना हो कि 50 क्वेश्चंस है 60 है बट सर ने तो 30 ही क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ स्क्वायर पेपर आर डिक्रीज्ड बाय 20% एंड 40%, बाय व्हाट परसेंटेज डज द न्यू एरिया डिक्रीज। ये कह रहा है एक स्क्वायर था मेरे पास, तो स्क्वायर की सभी साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मैंने मानी कि एक साइड है x, तो इसने बोला कि इनकी जो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड की बात कर रहा है, तो एक साइड जो पहले x थी वो अब 20% से डिक्रीज हो गई है। तो 20% से डिक्रीज होने का मतलब हो गया कि x माइनस 20% ऑफ x की कुछ इतनी हो गई है। और जो दूसरी साइड है वो 40% से डिक्रीज हो गई है। तो दूसरी साइड का मतलब ये वाली जो साइड है वो 40% से डिक्रीज हो गई है। तो एरिया कितने से डिक्रीज होगा? तो पहले एरिया कितना था, एक्स स्क्वायर, राइट। अब जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा मेरा x माइनस 20x/100 इंटू x माइनस 40x/100, ये एरिया होगा। अब तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो 20 5 जा 100, तो x माइनस x/5 कितना हो गया, 5x माइनस x 4x 4x/5 इंटू ऐसे ही ये कितना आएगा 2 और 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 3x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये 12/25x स्क्वायर आया मेरा? बिल्कुल आया। अब इसने पूछा है कि वो कितना डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ तो मतलब पहले x स्क्वायर का था
और अब है मेरा 12/25 एक्स स्क्वायर। तो वो डिक्रीज कितना हुआ, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इसे बस, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, पहले ये निकालते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस 12 13 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। इतना एरिया जो है वो क्या हो गया मेरा, इतना एरिया डिक्रीज हो गया। अब परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसे, तो 25 इंटू 4 100, 13 इंटू 4 52 इंटू एक्स स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं वो किसके ऊपर निकाल रहे हैं, पहले एरिया कितना था एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे कि जितना डिक्रीज हुआ एरिया मेरा डिवाइडेड बाय जो टोटल एरिया था मेरा इंटू 100। और अभी हमने इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम, डिक्रीज इंटू 100 की यहां से, और डिवाइडेड बाई टोटल करेंगे तो 52 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया मेरे पास 52। तो 52% जो है वो आंसर हो जाएगा मेरा। ये बात आ गई समझ, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी शायद ये क्वेश्चंस जो अभी आएंगे आगे वो ज्यादातर मैथमेटिक्स पेडागोगी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें पेन भी नहीं उठना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और ये बड़े स्कोरिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ आप, ये देखो ध्यान से देखना। इसने पूछा कि भाई मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं और ये किसी बच्चे ने ऐसा लिखा 4/16 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। और ऐसे ही एक ही बच्चे ने दो इक्वेशन एक ही बच्चे ने लिखी हुई हैं दोनों, ओके। तो ये हमें इसमें करना क्या है ना, हमें इसमें एक एरर पैटर्न निकालना है। तो कोई एक छोटा बच्चा था और उसने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन लिखी कि भाई 4/16 माइनस 1/8 जो होता है वो 3/8 के बराबर होता है। और एक और इक्वेशन लिखी कि 6/7 जो होता है वो 2/9 के बराबर, 2/9 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/2 आएगा। तो उसने बोला कि स्टूडेंट आंसर क्या होगा यदि वो 5/11 माइनस 2/7 लिखे। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे बताइए कि एक बच्चे ने पहले तो ये लिखा फिर ये लिखा और हमसे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वही बच्चा इसका आंसर क्या लिखेगा। तो हमें उस बच्चे का दिमाग पकड़ना है। उस बच्चे का क्या पकड़ना है, दिमाग को पकड़ना है कि दिमाग को पकड़ोगे तभी तो अब एक अच्छे टीचर बन पाओगे कि ये बच्चा गलती ऐसे क्यों कर रहा है। उस गलती को पकड़ोगे तभी एक अच्छे मैथ्स टीचर बन पाओगे। तो इस बंदे ने क्या किया कि 4-1 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 3। डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को कर दिया तो ये आ गया 8। ऐसे इसने यहां पे किया, देखो 6 - 2 क्या आया 4। और ऐसे ही 7 - 9 -2 आता लेकिन उसने 2 लिख दिया। तो ऐसे ही वो क्या करेगा, इसमें 5 - 2 करेगा 3, 11 - 7 करेगा 4, तो 3/4 आंसर आ गया। पेडागोगी का क्वेश्चन था ये, इसको बोलते हैं मैथ्स पेडागोगी। इसको क्या बोलते हैं, मैथ्स पेडागोगी। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है कि a teacher in grade 6th provided each child with a centimeter grid paper and a pair of scissors. She wanted them to explore how two-dimensional shapes can be folded into three-dimensional objects. Which of the following concepts are the students exploring? तो मुझे बताइए कि एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास और उस टीचर ने क्या किया, उन सबको कुछ पेयर ऑफ सीजर्स दे दिए, ग्रिड ऑफ पेपर्स दे दिए
और कुछ 2 डायमेंशनल शेप्स की पिक्चर्स दे दी, और फिर वो क्या कर रहे हैं सारे बच्चे मिलके, वो उनको 3 डायमेंशनल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हमें ये देखना है। तो मुझे एक बात बताओ, रोटेशन किसको बोलते हैं, पहले ये देखेंगे। रोटेशन होता है घुमाना। तो क्या आप सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा के, रोटेट करके, क्या आप उसे 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे? आपके पास एक ट्रायंगल है एक पेपर पे, क्या उस पेपर को आप रोटेट करोगे तो क्या वो क्यूब बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो भाई पक्का, ये तो पक्का है कि रोटेशन तो नहीं करेंगे 3 डायमेंशन में बनाने के लिए। रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट का फेनोमिना है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन इससे 3 डायमेंशनल क्यूब रेक्टेंगल को रिफ्लेक्ट करके क्या तुम क्यूब बना सकते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी नॉनसेंस वाला ऑप्शन है। फिर देखते हैं डेसिमल्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या नंबर से आप क्यूब बना दोगे? क्या नंबर्स, डेसिमल नंबर से आप 3 डायमेंशनल चीजें बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो तीसरा ऑप्शन जो बचा वो नेट्स। तो नेट्स जो है वो एक ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ 3 डायमेंशनल चीजें बनाते हैं, उसको हम नेट्स बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन लेट अस सपोज किसी को नहीं आता, किसी को नहीं पता कि नेट्स किसे बोलते हैं, बट यहां पे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और ये फाइंड किया कि किस तरीके से हम इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ना भी आता हो ना तो उसके ऑप्शंस हमें बड़े हेल्प करते हैं उसका आंसर ढूंढने में। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर इन्हीं क्वेश्चंस में छुपे हुए हैं। When doing exponents, work observed in a learner's notebook was as follows. तो किसी बच्चे ने अपने नोटबुक में कुछ ऐसी 3 लाइनें लिखी हुई थी। 4 raised power 3 into 4 raised power 2 is equal to 4 raised power 5, 6 raised power 4 into 6 raised power 4 is equal to 6 raised power 8, 7 raised power 3 into 3 raised power 7 is equal to 21 raised power 10। तो इसने बोला कि he is adding exponents, he is adding exponents and multiplying. Third option is multiplying number with same base, multiply number with different base. तो एक एक ऑप्शन लीजिए और तीनों इक्वेशंस में चेक करिए। इक्वेशन मैं सबसे पहले लेता हूं थर्ड वाला कि मल्टीप्लाई नंबर विद सेम बेस। तो एक बात बताओ, बेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे तो देखो डिफरेंट बेस है और ये बोल रहा है कि सेम बेस से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। फिर मैं बी ऑप्शन को देखता हूँ, ऐड एक्सपोनेंट्स एंड मल्टीप्लाई। ओके, ऐड एक्सपोनेंट्स एंड मल्टीप्लाई। एक्सपोनेंट्स को ऐड कर रहा हूं और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसा कुछ हो रहा है। ये देखिए 4 रेज पावर 3 इंटू 4 रेज पावर 2, तो यहां पे हमने सिर्फ एक्सपोनेंट्स को ऐड किया, 3 + 2 5, 4 और 4 को तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर है मेरे पास ऐड एक्सपोनेंट्स और फोर्थ ऑप्शन है मल्टीप्लाई नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस। देखो बेस डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें बेस सेम है, इसमें भी बेस सेम है ना। अब सेम भी है और डिफरेंट भी है, तो मुझे बताइए कि ऐड एक्सपोनेंट सही रहेगा या फिर इसको सही बोलूंगा मैं। ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है इस वाले ऑप्शन से, कि मैं दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं जिनके डिफरेंट बेस भी हो सकते हैं और सेम बेस भी हो सकते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर्स व्हाइल डिस्कसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एज एन अप्रोच टू टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स
articulated 4 views. Which of the following views does not justify the real meaning of this approach? मुझे अच्छे से ये बताइए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टीचर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है। ओके, और इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में इंक्लूड नहीं होता। तो हम ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। ये कहता है कि आई थिंक क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी मेड फ्रॉम सिचुएशन बेस्ड ऑन रियल लाइफ। तो ये क्वेश्चन कहता है, ये ऑप्शन कहता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में रियल लाइफ वाली प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्वेश्चंस को यदि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट करके करता हूं तो वो हमारा दिमाग ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। और इसने क्वेश्चन में पूछा है गलत, नॉट जस्टिफाई। दूसरा ऑप्शन है आई थिंक मेनी क्वेश्चंस फाउंड इन द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तो बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स की बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, आई थिंक इट इज बेटर टू कनेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग विद जनरल मैथमेटिक्स क्लास। बिल्कुल सही बात है। एक जनरल मैथमेटिक्स क्लास में क्या हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन देखना, आई थिंक देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही नॉनसेंस क्वेश्चन था पहली बात, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इसका ऑप्शन डी होगा। ये डी ऑप्शन बोलता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथमेटिकल रीजनिंग में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स तो पूरे का पूरा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे टिका हुआ है ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ये तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं आएगा तो मैथमेटिक्स नहीं आएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑप्शन डी होगा। और ये क्वेश्चन बड़ा ही नॉनसेंस क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी इसको अपनी कॉमन सेंस से कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे दो तरीके की लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई है। ये देखिए, कुछ ये और एक सेट और है मेरे पास। और एक तीसरा सेट है मेरे पास कुछ इस तरीके का, 6x + 2y = 1 और 4x + 3y = 1। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि that two equation can be added or subtracted to solve them। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, कभी भी डायरेक्ट ऑप्शंस मत देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो इसने बोला कि गिवन लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, a learner is not able to solve third one. The most likely area of difficulty is that learner has not understood। कह रहा है कि जो लर्नर है वो इन दोनों इक्वेशंस को तो सोल्व कर लेता है, बट उसको इसमें दिक्कत आती है। तो उसने कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा। पहला कि that two equations can be added or subtracted to solve them, that two equation can be solved by method of substitution, the method of solving equation using graphs, that both the equation in 3 can be altered by multiplying with suitable numbers। तो ध्यान से एक बात देखिए कि 4x + 6y = 12, 2x + 6y = 8, इसमें 6y और 6y कॉमन था, ऐसे इसमें 4y और 4y कॉमन था, तो वो सोल्व कर पा रहा था। लेकिन जब कोई भी इक्वल नहीं हुआ, ना तो x वाले टर्म का कोफिशिएंट इक्वल हुआ, ना y वाली टर्म का कोफिशिएंट इक्वल हुआ,
तो इसका मतलब उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का नहीं पता है, उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड को नहीं पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि y की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो, तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन है मेरे पास बी। बड़ा ही सिंपल आंसर था इसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग मेंसुरेशन अ टीचर राइट्स ऑल द फार्मूला ऑन द बोर्ड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, दिस रिफ्लेक्ट दैट सी इज फॉलोइंग इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक टीचर था, उस टीचर ने मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ाना था। आज पढ़ाने से पहले उसने क्या किया, सारे फॉर्मूलाज यहां पे लिखे और फिर उसने स्टार्ट किया एक एक फॉर्मूला को प्रूव करना, एक एक फॉर्मूला को बताना कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। तो ऐसी अप्रोच को हम बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। ऐसी अप्रोच को क्या बोलते हैं, डिडक्टिव अप्रोच। कि पहले ही हम लिख लें कि ये फॉर्मूलाज हैं और उनको बाद में हम प्रूव करें, ऐसी अप्रोच को हम बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। तो आंसर होगा डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है। सो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अमीना है जो मैच स्टिक्स के साथ खेल रही है। तो कुछ इस तरीके से कि एक मैच स्टिक ली उसने एल शेप में, फिर उसने एक और मैच स्टिक इसके साथ ऐड कर दी कुछ इस तरीके से, फिर एक और मैच स्टिक ऐड कर दी उसके साथ कुछ इस तरीके से, और एक अप्पू है जो साइड बाय साइड क्या लिख रहा है कि कितने नंबर ऑफ एल्स है इसमें और कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है इसमें। तो नंबर ऑफ एल्स कुछ इस तरीके से कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, मैच स्टिक्स इसमें 2 है, इसमें मेरी 4 है, इसमें मेरी 6 है। तो क्वेश्चन है कि अमीना इज ओनली प्लेइंग एंड अप्पू इज डूइंग मैथमेटिक्स। तो ये तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाँ हमें पता है एक छोटा बच्चा है उसके साथ एल के साथ खेल रहा है, बार बार एक एल लिया, उसके साथ दूसरा एल जोड़ दिया, उसके साथ तीसरा एल जोड़ दिया, उसके साथ चौथा एल जोड़ दिया। और अप्पू क्या कर रहा है, वो नंबर ऑफ एल्स भी कैलकुलेट कर रहा है, वो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स भी कैलकुलेट कर रहा है। तो डेफिनेटली ए विल बी द आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बी गुड इन मैथमेटिक्स वन नीड्स टू रिमेंबर सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको मैथमेटिक्स में अच्छा होना है तो आपको सॉल्यूशंस को रटना पड़ेगा। भाई ये तो बिल्कुल गलत है। मैथमेटिक्स जिसको करना है वो सॉल्यूशंस को ना रटे, इवन क्वेश्चंस को भी ना रटे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझे। सेकंड ऑप्शन, हैव मास्टरी ओवर कैलकुलेशंस। देखो कैलकुलेशंस पे मास्टरी करने से मैथ नहीं आता, सिर्फ स्पीड बढ़ती है। तो ये ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है क्रिएट एंड फॉर्मुलेट प्रॉब्लम्स थ्रू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मेमोराइज फॉर्मूला। बिल्कुल गलत है। फॉर्मूला को, क्वेश्चन को, सॉल्यूशंस को, कैलकुलेशंस को, इनको कभी नहीं रटना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो सही है, वो है ये वाला कि हमें अच्छे से सोच के, अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग करके मैथ्स को फॉर्मुलेट करना चाहिए, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना चाहिए। तो ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्टूडेंट्स मेक एरर्स व्हाइल सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। कि स्टूडेंट ज़्यादातर एरर करते हैं, गलतियां करते हैं जब वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कब होता है? पहली, दे डू नॉट प्रैक्टिस एनफ। देखो सिर्फ प्रैक्टिस करने से एरर्स को हम गायब नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? यदि हमने कॉन्सेप्ट ही ना पढ़ा हो और हम सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमारी एरर्स कम हो जाएंगी? नहीं होगी। तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा, दे डू नॉट रेफर टू मल्टीपल टेक्स्ट बुक। ये तो बिल्कुल गलत है। कभी भी यदि कोई चीज सीखनी है तो एक बुक को 10 बार करो,
ठीक है, 10 बुक्स मत करो, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा, देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मैथ्स को अपने बैकग्राउंड के साथ रिलेट मत करो, कोई भी मैथ्स को सीख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, फोर्थ वन, कि दे मेक अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन देयर अटेम्प्ट टू मेक लर्निंग टू मेक मीनिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने खुद के ही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। दे मेक अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट एरर तभी करते हैं सॉल्यूशन करते वक्त किसी भी एक प्रॉब्लम का, जब उनके दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, या फिर वो कुछ गलत पढ़ लेते हैं, मिसरीड कर लेते हैं, या फिर कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस डी ऑप्शन पे आती है, इसलिए हमने डी ऑप्शन चूज किया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है मेरा कि एक टीचर है, ठीक है, वो क्या कहता है क्लास में, वो बच्चों को एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के बारे में समझा रहा है। तो कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जो बेस्ट तरीके से बच्चों को समझाएगा कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क होता है, इनका एरिया में क्या फर्क होता है। तो देखो, यदि आप फोर्थ ऑप्शंस को देखोगे, फोर्थ वाले ऑप्शन को, तो उसमें इसने सबसे पहले टीचर ने एक पैरेललोग्राम लिया, उसके बाद डायगोनल की तरफ से उसको फोल्ड कर दिया। तो जैसे ही इसको फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, डबल हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, है ना। बस इसमें इसने अलग अलग शो कर दिया। तो इससे क्या बच्चों को ये पता चलता है कि ट्रायंगल को डायगोनल की तरफ फोल्ड किया तो जितना इस ट्रायंगल का एरिया था उतना ही इस ट्रायंगल का एरिया था। तो इस ट्रायंगल के एरिया को डबल करता हूं तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल। तो इस वाले ऑप्शन से हमें कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इससे मिलेगा? इससे तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ भी लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दी इसने। इससे मिलेगा? इससे भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे इससे भी कुछ नहीं मिलेगा, राइट। ऐसा क्यों? इस बी ऑप्शन से क्यों नहीं मिलेगा? ये देखो, उसको समझाना है ट्रायंगल के बारे में और पैरेललोग्राम के बारे में, यहाँ पे तो इसने रेक्टेंगल बना दी थी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये मेरी एक पैरेललोग्राम था, है ना, और इस पैरेललोग्राम में से इसने ऐसे ही क्या किया, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। इस वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद इसने ये स्क्वायर निकाल लिया यहाँ से, तो ये भी अच्छे से नहीं समझा पाएगा। तो सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा मेरा फाइनल ऑप्शन। तो आई थिंक वी हैव डन ऑल द 30 क्वेश्चंस which has been asked in CTET previous year question paper of 2011. Okay, तो थैंक यू गाइस। हम नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस में और क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो डोंट वरी, किसी को मैथ्स नहीं भी आता तो वो भी सीख जाएगा। सिर्फ इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ये देखिए कि मैं किस तरीके से इनको सोल्व करता हूं, किस अप्रोच से इनको सोल्व करता हूं। सिर्फ आपको उस बात पे ध्यान रखना है कि मैं किस तरीके से उस चीज को सोल्व कर रहा हूं। ओके।